नमस्कार सभी छात्र छात्राओं, आप सभी को शुभ मध्य। ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है शरण सप्पा बी। मैं श्री गुरु स्वतंत्र पदवी पूर्व महाविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक हूँ। तो आज हम गद्य भाग के बारे में बात करते हैं। देखिए छात्राओं, कुल आप लोगों के लिए यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार 6 गद्य हैं। कुल 6 गद्य हैं यूसी प्रथम वर्ष के लिए। उसमें से बड़े घर की बेटी पहला गद्य, युवाओं से दूसरा गद्य, निंदारस तीसरा गद्य है, चौथा गद्य बिंदा, पांचवा गद्य बाबा साहेब अम्बेडकर, छठवां गद्य दिल का दौरा और अंजाम। ये आपके यूसी पाठ्यक्रम के लिए 6 गद्य भाग। उसमें मध्यकालीन कविताओं में देखिए छात्रों, कबीरदास जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, मीराबाई के पद, ये 3 मध्यकालीन कविताएं हैं। आधुनिक कविताओं में देखिए कुटिया में राजभवन, तोड़ती पत्थर, उल्लास, तुम गा दो मेरे गाँव। ये 4 आधुनिक कविताएं यूसी पाठ्यक्रम के लिए हैं। उसके बाद चौथा सोपान में जो कहानी में से आप लोगों को 3 कहानियां हैं, मधुआ, श्मशान, खून के रिश्ता। ये 3 कहानियां हैं। ये कुल यूसी पाठ्यक्रम के लिए यूसी प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम का शीर्षक है। इसमें से आज हम एक पहला गद्य जो है बड़े घर की बेटी, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहला गद्य बड़े घर की बेटी, इस गद्य भाग को लिखते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। आपको जानते ही हैं, क्योंकि कुल हिंदी साहित्य में ही विशेष कर उपन्यासों में, कहानियों में अग्रश्रेणी में नाम जिसका है वही मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सभी जानते ही हैं। 8वीं कक्षा के लिए इनके पाठ्यक्रम में 8वीं कक्षा के लिए इनके साहित्य देख पढ़ते हैं। 9वीं कक्षा में भी इनके गद्य भाग हम देख सकते हैं। कुल हिंदी साहित्य के मसीहा इनको कहते हैं। मसीहा का अर्थ है भगवान। तो हिंदी साहित्य में विशेष कर कहानी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के बारे में लिखने वाले या समस्याओं के बारे में लिखने वाले, कुल मध्यम वर्गीय परिवारों में नजर डालने वाले मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। रीतिकालीन साहित्यकारों में से विशेष कर मुंशी प्रेमचंद जी को बड़ा सा दर्जा दिया गया है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी कहानियों में कुल ग्रामीण जीवन हम देख सकते हैं। ग्रामीण जीवन, गांव की दशाएं, किसानों की समस्या क्या होते हैं, किसानों को किस तरह समस्या में गिर पड़ते हैं, किसानों का जीवन क्या है, किसानों की कुल समस्याओं के ऊपर पहली बार मुंशी प्रेमचंद जी मध्य नजर डालते हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी भी एक देहाती गांव के ही हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट, उत्तर भारत में जो प्रमुख शहर माने जाते हैं काशी के निकट एक छोटा सा गाँव था लमही। उस लमही नामक के गांव में इनका जन्म होता है। इनका पिताजी अजब राय, माता आनंदी देवी, इनका जन्म सन 1880 में काशी में होता है। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा भी गांव में ही होता है। प्राथमिक शिक्षा गांव में होने के बाद उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, गांव में प्राथमिक शिक्षा 5वीं 6वीं तक पढ़ लेते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। तब उर्दू में पढ़ते थे, पढ़ना चाहते थे। घर का वातावरण बिल्कुल खराब था, क्योंकि इनके पिताजी डाक खाने में मास्टर थे। डाक खाने का अर्थ है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट देने वाले, खत देने वाले पोस्टमैन इनके पिता थे। ये 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब भी इनके पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद इनके पिताजी को पेंशन भी ठीक तरह से नहीं मिलती थी। इनका बड़ी परिवार था। घर परिवार को चलाने के लिए इनकी शिक्षा अधूरा छोड़ते हैं। पढ़ाई छोड़कर गांव में काम करने के लिए जाते रहते हैं। तब उनको पता चलता है कि गांव के किसानों का समस्याएं क्या है। तुम ही करते हैं। शिक्षा आगे पढ़ने का चाह तो इससे ज़्यादा मन में ही आर्थिक तंगी से जूझने वाले मुंशी प्रेमचंद जी यूं ही कर 9वीं कक्षा तक उर्दू में पढ़ते हैं। उसके बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, तब भी क्या करते हैं, उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का अर्थ है दूर संपर्क केंद्र से। उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उसी में पास कर लेते हैं। इसके बाद पदवी BA तक भी इंटरमीडिएट शिक्षा ही पा लेते हैं, दूर शिक्षा संपर्क केंद्र से ही।
पास कर लेते हैं। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी के मन में लिखने का चाह हद से ज़्यादा बढ़ता है। बचपन से ही ये साहित्य की ओर थोड़ा उन्मुख थे, बचपन से पढ़ने का चाह लगाव मन उससे ज़्यादा था, तो साहित्य की ओर मन उन्मुक्त होता है। तब सोचते हैं मैं लिखूंगा तो लोग कुछ कहेंगे, उसमें कुछ क्या होगा, तो मुझे कुछ कहेंगे भी डर था। तो पहली बार उन्होंने नवाब राय नामक उर्दू साहित्य में 2 साल तक लिखते हैं। उर्दू साहित्य में पहली बार उन्होंने उर्दू साहित्य में 2 साल लगातार लिखते हैं। उर्दू में देखने के लिए उनके गज़ल कहानियों में से उपन्यासों में उर्दू साहित्य में भी उनका नाम है। लगातार 2 साल तक उर्दू में नवाब राय नामक से लिखते हैं, स्वयं उनके नाम से नहीं नवाब राय नाम से लिखते हैं। उसके बाद हिंदी की ओर झुक जाते हैं। हिंदी की ओर झुकने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी में प्रेमचंद नामक शीर्षक लेकर लिखने के लिए शुरू करते हैं। लगातार हिंदी साहित्य में लिखते हैं। हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के कवि इनको माने जाते हैं। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं लिखे हैं उन्होंने, साहित्य सिर्फ एक क्षेत्र पर भी निर्भर भी नहीं होता छात्रों। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण का अर्थ है आईना, दर्पण का अर्थ है आईना। साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, क्योंकि समाज में चलने वाले, चाहे वो घटनाएं बुरे हो या चाहे घटना अच्छा हो, जो भी हो, समाज में चलने वाले विषयों के ऊपर ही लिखना पड़ता है। तो साहित्य समाज के दर्पण इसलिए कहते हैं, समाज में चलने वाले सभी घटनाओं को लिखते हैं कविकारों लिखते रहते हैं, तो लिखकर वही एक ग्रंथ बनता है, इसलिए उसे हम साहित्य का दर्पण कहते हैं। हम कैसे देखने के लिए आईने के सामने खड़े होते हैं, हम अच्छे हैं या सजना हो सवरना हो, जो भी आईने के सामने खड़े होते हैं, हम अपनी सूरत उसमें देख लेते हैं। लेकिन समाज की जो बुराइयों को हम लोगों को देखना है, समाज में चलने वाले बुरे घटनाओं को देखना है, समाज में चलने वाले अच्छे घटनाओं को देखना है। अब मीडिया से पता चलता है, लेकिन तब मीडिया भी थी, कुछ भी नहीं थी। तब क्या करते थे, साहित्यकारों समाज में चलने वाले घटनाओं को ऊपर लिखते थे। समाज में चलने वाले वो अच्छे हो या बुरे हो, वो धार्मिक विचार हो, राजनीतिक विचार हो, आर्थिक समस्याओं के बारे में हो, आम जनताओं का जीवन हो, जो भी हो, समाज में चलने वाले घटनाओं को उसमें लिखते थे, साहित्यकारों में लिखते थे। इसलिए उसे हम समाज का दर्पण साहित्य कहते हैं, साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी भी समाज में चलने वाले सभी घटनाओं, क्योंकि एक देहाती गांव के थे, देहाती गांव के रहने के कारण उस गांव में चलने वाले या जात पात के बारे में हो, या आर्थिक तंगियों से जीवन चलाने वाले किसानों के बारे में हो, या कुल गांव की स्थिति गति के बारे में हो, लिखने के लिए शुरू करते हैं। पहली बार किसानों की समस्याओं को लिखते हैं, किसानों के समस्याओं के साथ होने वाले अन्याय को भी लिखते हैं। साथ ही साथ आम तौर पर मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य में विशेषतर कर गाँव के चित्रण मिलता है, तो गांव के चित्रणों उनके साहित्य में मिलते हैं। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य के विविध साहित्यकारों में माने जाते हैं। देखिए, इन्होंने कहानियां लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, इसके अलावा गद्य पद्य काव्य भी लिखे हैं। कुल इनका भाषा ही सरल एवं सुंदर है, सरल सुंदर खड़ी बोलियों का प्रयोग कर कर देश की कुल समस्याओं को अपने साहित्य में व्यक्त करने का प्रयास करने वाले मुंशी प्रेमचंद जी 300 से भी अधिक कहानियां लिखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 300 से भी अधिक कहानियां लिखे हैं। उनके 300 से भी अधिक लिखे हुए कहानियों का एक बृहद ग्रंथ है, उसे हम मानस सरोवर ग्रंथ माने जाते हैं। मानस सरोवर ग्रंथ में उनके 300 से अधिक कहानियां दिख पड़ते हैं। साथ ही साथ उपन्यास भी लिखे हैं। गोदा नामक इनका उपन्यास प्रमुख है। इस उपन्यास पर धारावाहिक भी हो चुके हैं और सिनेमा भी बन चुके हैं। बड़े घर की बेटी, मेरे बड़े भाई साहब, गोदान, कफन, अनेक इनके उपन्यास भी लिखे हैं। विशेष कर दूरदर्शन के ऊपर इनके अनेक धारावाहिक, साहित्यिक धारावाहिक देखने के लिए मिलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक महान व्यक्ति माने जाते हैं। विशेष कर क्योंकि उनको इतना महत्व क्यों दिए जाते हैं, समाज में चलने वाले घटनाओं के ऊपर लिखे हैं, समाज में चलने वाले तिरस्कारों के बारे में लिखे हैं, समाज में चलने वाले जाति विडंबनाओं के बारे में लिखे हैं, समाज में चलने वाले उच्च नीचों के बारे में, या समाज में चलने वाले जाति भेद हो या तिरस्कार भावनाएं हो, राजनीतिक चर्चाएं हो, जो भी हो, कुल उन्होंने हिंदी साहित्य में ही विशेष कर गाँवों की दशाएं,
गांव की दिशाएं, गांव की समस्याओं व्यक्त करने के कारण ही इनके साहित्य के लिए विशेष स्थानमान भी दिए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हुए एक गद्य पाठ बड़े घर की बेटी नामक गद्य पाठ के बारे में आज हम बात करते हैं। इस बड़े घर के बेटी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हुए बृहत ग्रंथों में से, बृहत कहानियों में से एक माना जाता है। देखिए, उन्होंने लिखे हुए संग्रह, भूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, ये सभी उनके प्रसिद्ध कहानी संकलन मानते हैं। 300 से अधिक कहानी इनके मानस सरोवर में ग्रंथ में दिख पड़ते हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 में इनका स्वर्गवास होता है। सन 8 अक्टूबर सन 1936 में इनका स्वर्ग होता है। हिंदी साहित्य के मसीहा कहे तो भी गलत नहीं हो सकता, हिंदी साहित्य के महान व्यक्ति कहे तो भी गलत नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार भी मुंशी प्रेमचंद जी को हम कह सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के जो गोदान हैं, गोदान को किस तरह आम लोगों से, जो आम लोगों के किसानों से, उस जमाने के जो पूजा पुरस्कार करने वाले पुजारियों होते, किस तरह आम जनताओं को लुटाते थे, उसमें हम देख पड़ते हैं। अनपढ़ किसानों के साथ किस तरह गांव में पढ़े लिखे पुजारी हो या पंडित हो, किस तरह उनको धोखा देते थे, इसमें हम देख सकते थे। इसके अलावा होरी नामक के इनका गोदान में आने वाले पात्र होरी है। होरी मामूली से किसान रहता है, उसके साथ होने वाले बुराइयों भी इस गोदान कहानी में हम देख सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण गांव की दशाओं आम जनताओं के सामने रखने का प्रयास करने वाले साहित्यकार हैं। आम जनताओं को समझ में आए जैसे हुए सरल एवं सुंदर खड़ी भाषाओं का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में कर चुके हैं। उन्होंने ही लिखे हुए एक गद्य पाठ जो आपको इस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी का अर्थ है एक अमीर घर में पल बढ़ने वाली लड़की। बड़े घर की बेटी का प्रमुख पात्र है आनंदी। देखिए, इस बड़े घर की बेटी कहानी में, यानी बड़े घर की कहानी गद्य पाठ में हम दो परिवारों को देखते हैं। यहाँ पर दो परिवार को देखते हैं। एक परिवार है गौरीपुर नामक गांव में रहने वाला परिवार, एक परिवार गौरीपुर नामक गांव में रहने वाला उस परिवार। आप तो जानते ही हैं, गांव के मुखियाओं को मत दी जाती है। तो उस जमाने में अब कोई ऐसी बातें नहीं है, गांव में भी अब बिल्कुल माहौल बदल गया है। पहले जमानों में गांव में वहां पर को किसके पास ढेर सारा जमीन होता है, जिसके पास ढेर सारा जायदाद होता है, उनके घरों में नौकर चाकर काम करते रहते हैं, वो दूसरों को मददगार होते हैं। ऐसे को उस जमाने में गांव के जमींदार कहते थे। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी गौरीपुर है। गौरीपुर गांव का जमींदार बेनी माधव सिंह है। गौरीपुर गांव में जमींदार बेनी माधव सिंह हैं। बेनी माधव सिंह जी के दो बेटे हैं। इस कहानी में बेनी माधव सिंह के दो बेटे, पहला बेटे का नाम है श्रीकंठ, दूसरा बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह के पत्नी का देहांत हो चुका था। दोनों बेटों की पालन पोषण स्वयं वही करते थे। दोनों भी बड़े हो गए थे, दोनों का पालन पोषण स्वयं वही करते थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ पढ़ा लिखा हुआ लड़का था, तो शहर में नौकरी करता था घर गृहस्थी चलाने के लिए। ये तो बेनी माधव सिंह सिर्फ नाम के लिए जमींदार थे। इनके दादा परदादाओं के जमाने में अमीर थे। दादा परदादाओं का जमाना चला गया था, अब जमींदार बेनी माधव सिंह था। बेनी माधव सिंह हद से ज्यादा आलसी थे। आलसी होने के नाते बैठकर खाने वाले थे, तो ना काम करने वाले थे, ना कुछ करने वाले, कुछ भी नहीं। पत्नी जिस दिन देहांत हुई उसी दिन से आराम से बैठकर खाने वाले, और ऊपर से आधा पूरा खेत बेच चुके थे। सिर्फ नाम मात्र के लिए 2-3 एकड़ खेत था। उसी खेत से साल के लिए कितना फसल होता था, उसी में से जीवन चलाते थे। लेकिन बड़ा लड़का बहुत ही होनहार, बहुत ही होशियार होने के कारण पढ़ लिख कर BA तक शिक्षा पाया था। BA तक पढ़ाई कर नौकरी करने के लिए शहर में एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे। गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़ा बेटा। छोटा बेटा जो लाल बिहारी सिंह है, लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का, हद से ज्यादा हट्टा कट्टा, अनपढ़ है। सुबह से शाम तक अखाड़े में कसरत करने वाला लड़का था बेनी माधव सिंह का
छोटा बेटा। कुश्ती सीखने की चाह उसमें थी। कुश्ती सीखने के लिए गांव में ही अखाड़ा था, तो अखाड़े में सुबह से शाम तक कसरत करता था। तो बेनी माधव सिंह के घर में कुछ भी नहीं, एक बूढ़ी भैंस थी। वो बूढ़ी भैंस सुबह से कितना दूध देती थी, सभी दूध उठाकर पीकर अखाड़े में कसरत करने के लिए जाने वाला छोटा बेटा बेनी माधव सिंह की। देखिए दो बेटे हैं, दो बेटे में बड़ा बेटा जो पढ़ा लिखा है, शहर में काम करता है। छोटा बेटा कुछ भी नहीं है, ना पढ़ा है ना लिखा है, सिर्फ तंदुरुस्त है, हद से ज्यादा हट्टाकट है, कुश्ती खेलने की कसरत करता रहता है, कुश्ती के अखाड़े में सुबह से शाम तक वहीं रहता है। और गर्मी भैंस की जितना दूध मिलता था पीकर खेलने के लिए बाहर जाने वाला। ये बेनी माधव सिंह का परिवार है गौरीपुर गांव। गौरीपुर गांव से थोड़ा दूर से एक शहर है। उस शहर में श्रीकंठ जी नौकरी करते हैं। श्रीकंठ जी उसी शहर में नौकरी करते हैं। उस शहर में भी एक परिवार है। उस शहर में भी एक परिवार है भूप सिंह जी। भूप सिंह जी उस शहर के तहसीलदार हैं। भूप सिंह जी उस शहर के जहां श्रीकंठ जी नौकरी करते थे, उस शहर के तहसीलदार भूप सिंह जी हैं। भूप सिंह जी को 7 बेटियां हैं। भूप सिंह जी को 7 बेटियां हैं। सातों के साथ जीवित हैं। सातों के साथ जीवित लड़कियां हैं। वो अपने आप को बदनसीबों वाले मानते हैं, अपने आप को टोस लेते हैं, अपने आप को निर्दयी मान लेते हैं। साथ ही साथ भूप सिंह जी हद से ज्यादा वफादार है, हद से ज्यादा वफादार है। साथ ही साथ नौकरी ही भगवान मानने वाले। तो 3 बेटियों की शादी दिल खोलकर खर्चा करे थे, मतलब कर्जा निकालकर 3 लड़कियों की शादी कर चुके थे। चौथी बेटी ही इनके आनंदी थी। भूप सिंह जी की चौथी बेटी ही आनंदी थी। आनंदी बिल्कुल सुशील गुण वाली थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ी लिखी लड़की थी, देखने के लिए भी खूबसूरत थी। साथ ही साथ कौन खूबसूरत माँ बेटों को माँ बाप चाहते हैं, सभी को चाहते हैं, खूबसूरत हो जो भी हो सभी को माँ बाप चाहते ही हैं। जो विशेष होशियार हो ऐसे बच्चों को विशेष तरह से थोड़ा ख्याल भी करते हैं। तो उनके परिवार में भी ऐसा ही था। भूप सिंह जी के बड़े 3 लड़कियों की शादी तो कर्जा कर चुके थे। चौथी बेटी आनंदी को खूब पढ़ाए थे, लिखाए थे, देखने के लिए भी खूबसूरत थी। तब भूप सिंह जी को वही कटकटी हो रही थी, चिंता सी लग गई थी बेटी के लिए कैसा वर ढूंढे, क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी है, होनहार है, देखने के लिए भी खूबसूरत है, इसके लिए अच्छा सा वर ढूंढे। उसी चिंते में भूप सिंह जी थे। यहाँ पर 2 परिवार, एक तो शहरीला परिवार और एक देहाती परिवार। शहरीले परिवारों में भूप सिंह जी तहसीलदार है, 7 बेटियां हैं, 7 में से 3 बेटियों की शादी कर चुके हैं। चौथी बेटी आनंदी पढ़ी लिखी खूबसूरत है, उसके लिए वर ढूंढने के लिए चिंतित है। सुबह से शाम तक बेटी के बारे में सोचते हैं। ये परिवार शहर का है। और देहाती परिवार में देखिए इस कहानी में आने वाला गौरीपुर गांव में, गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा श्रीकंठ है, पढ़ा लिखा है और शहर में काम करता है। शहर में छोटी मोटी नौकरी कर परिवार चलाने के लिए मदद करता है। और दूसरा बेटा है लाल बिहारी सिंह, दोहरे बदन का, हद से ज्यादा हट्टा कट्टा, सुबह से शाम तक कुश्ती खेलने वाला लड़का, अखाड़े में कसरत करने वाला लड़का। ये गौरीपुर गांव के जमींदारों का परिवार है। छात्रों समझ में आ गए, 2 परिवार। इन 2 परिवारों में रिश्ता हो जाता है। क्या होता है? ये 2 परिवारों में, एक तो देहाती गांव में नाम मात्र के लिए वो जमींदार है, ना उनके पास जमीन है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है, टूटा फूटा एक मकान है, उसी में बेनी माधव सिंह जीवन चलाते हैं। तो और एक जो शहरीला परिवार है, परिवार वो भी अमीर नहीं है लेकिन ठीक ठाक से हैं, तहसीलदार हैं और चौथी बेटी आनंदी के लिए वर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों परिवारों में रिश्ता हो जाता है। इन दोनों परिवारों में रिश्ता होने के बाद इस घर की यानी बेनी माधव सिंह की बेटी आनंदी श्रीकंठ जी के पत्नी बनकर गौरीपुर आ जाती है। शहर में रहने वाली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, बड़े घर की बेटी है, तहसीलदार की बेटी है, ऐसे पढ़ी लिखी शहरी लड़की पहली बार श्रीकंठ जी के पत्नी बनकर, श्रीकंठ जी भी पढ़ा लिखा ही है, तो इनके पत्नी बनकर देहाती गांव में आती है। यानी गौरीपुर की बहू बनकर आनंदी आती है। आने के बाद आनंदी बेनी माधव सिंह जी के बहू बनकर श्री
श्रीकंठ जी के पत्नी बनकर पहली बार गौरीपुर में आने के बाद, देहाती गांव में आने के बाद उस घर में चलने वाले घटनाओं को ही इस कहानी में, यानी बड़े घर की बेटी कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी व्यक्त किए हैं। आइंदा ये घटनाओं हर हमारे परिवारों में चलते ही रहते हैं। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में चलता ही रहता है। ये समाज में चलने वाली घटनाओं ही हैं। तो मध्यम वर्ग, विशेषकर कर मध्यम वर्गीय परिवारों में चलने वाले घटनाओं को, विसंगतियों को, कुंठाओं को लेकर ही मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को लिखा गया है। श्रीकंठ जी के पत्नी बनकर आनंदी आने के बाद उस परिवार में चलने वाले घटनाओं को, उस परिवार में क्या होता है, आनंद आने के बाद उस परिवार में बदलाव आ जाते हैं। या बदलाव की जगह पर झगड़ा शुरू होता है। आनंदी बिगड़ता हुआ परिवार को किस तरह बचाने की कोशिश करते हैं, कुल इस कहानी में शीर्षक के रूप में दिया गया है छात्रों। तो कहानी का शीर्षक, कहानी के विवरण आज हम देखेंगे। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी। प्रस्तुत जो ये कहानी है बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानी से ली गई है। जो प्रस्तुत कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी लिखा हुआ एक श्रेष्ठ कहानी माना जाता है। इस कहानी में आम आए दिनों में चलने वाले, परिवार में चलने वाले घटनाओं को लिया गया है। इसमें सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय गृहस्थ जीवन की ऐसी घटनाओं को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटते रहते हैं। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न परिवार की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर को अनुकूल बना लिया। देखिए, एक जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। ये श्रेष्ठ कहानी मध्यम वर्गीय परिवारों में चलने वालों कहानियों में से है। आए दिनों चाहे हमारे परिवार में भी चल सकता है, आपके परिवारों में भी चल सकता है। समाज में चलने वाले, समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों में चलने वाले एक आम बातें हैं, आम घटनाओं हैं। उसी घटनाओं को लेकर लिखा गया है। ये बेनी माधव सिंह जी के देहाती गांव में शहरीली बहू आ जाते हैं। आने के बाद उनके घर में जो भी हो या ना हो, वो अपने आप को रहने के लिए योग्य, अपने आप को रहने के लिए लायक बना लेती है। यही बड़ी घर की बेटियां कहते हैं, यही बड़े घर की बेटियां हो सकते हैं। एक दिन इस कहानी में क्या है, उनके परिवार की कुल परिचय दिया गया है, साथ ही परिवार में चलने वाले घटनाओं को भी दिया गया है। तो आनंदी इस घर में आने के बाद बेनी माधव सिंह जी के घरों में बदलाव आ ही जाता है। उनके घर के रहन सहन हो या उनके घर के पकवान हो या उनके घर की बातचीतें हो, जो भी हो, इनका घर ही बदल जाता है। इतने दिनों तक तो बेनी माधव सिंह जी की पत्नी देहांत होने के बाद बेनी माधव सिंह जी के घर में कोई भी नहीं थे। इन तीनों के अलावा कोई नहीं थे। पहली बार एक लड़की आ जाती है उस घर में। आने के बाद घर का रीति रिवाज, रहन सहन कैसे बदल जाता है, आपस में झगड़ा भी शुरू होते हैं। ये सब कुछ आनंदी आने के बाद ही इस घर में शुरू होता है। आनंदी से ही इनका घर बनने से, बिगड़ने से भी बचाने की कोशिश आनंदी करती है। दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा भी लगता है और उस झगड़े को ठंडा करने का काम भी आनंदी ही करती है। आनंदी आने के बाद इनके परिवारों में होने वाले सभी बदलाव किस तरह होते हैं, कहानी से आज हम शुरू करेंगे। कहानी शुरू होता है, देखो छात्रों, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। जो बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार भी हैं, नंबरदार का अर्थ है उस गांव में महान व्यक्ति। देखिए, देहाती गांव में एक महान व्यक्ति होता है, होना ही पड़ता है। सरपंच उसे कहते हैं, पंचायत बिठाना पड़ता है, बातचीतें करना पड़ता है। गांव में होने वाले छोटे मोटे झगड़ाओं को रफा दफा करने वाले गांव के मुखिया नंबरदार होते हैं, उसे हम सरपंच भी कहते हैं या पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं, गांव में मुखिया कहते हैं, अनेक अनेक नाम से इनको पुकारते हैं। लेकिन इस गौरीपुर गांव में बेनी माधव सिंह ही जमींदार थे, साथ ही साथ नंबरदार भी थे। नंबरदार का अर्थ है गांव के मुखिया। गांव में चाहे बुराई हो, गांव में चाहे अच्छे हो, गांव में जो भी हो, इन्हीं को ही बुला दी जाती थी। यानी बेनी माधव सिंह को ही बुला दिया जाता था। बेनी माधव सिंह की सलाह ली जाती थी। गांव में कुछ
अच्छा काम करना हो तो ही बेनी माधव सिंह का सलाह लेना पड़ता था, गांव में कुछ बुरा हो तो भी बेनी माधव सिंह का सलाह लेना पड़ता था, गांव में कुछ शादी वादी करना हो तो भी बेनी माधव सिंह की सलाह लेना पड़ता था, गांव में कुछ मेले जुलूस लगाना हो तो भी बेनी माधव सिंह की मदद लेनी पड़ती थी। कुल गांव में जो भी शुभ कार्य हो या जो भी हो, अच्छा हो या बुरा, उन्हीं की मदद लेना पड़ता था, इन्हीं की सलाह लेना पड़ता था। इसलिए गौरीपुर गांव के नंबरदार थे बेनी माधव सिंह। उनके पिता किसी समय बड़े धनदान्य थे। इनके दादा परदादाओं के जमाने में बेनी माधव सिंह के परिवार अमीर थे। बेनी माधव सिंह के दादा परदादाओं के जमाने में, उनके पिता माताओं के जमाने में इनके घर अमीरीपन का बना हुआ था। इनके घर में अमीरीपन था, इनके पास ढेर सारे जमीन जायदाद थे, इनके पास सब कुछ था, सब कुछ था। अब नहीं है, पहले था। बेनी माधव सिंह जी से पहले उनके परिवार वालों में उनके दादा, उनके दादा परदादा, उनके पिताओं के जमाने में अमीर थे। अब तो ये अमीर नहीं है बेनी माधव सिंह जी, नाम के लिए जमींदार माने थे, नाम के लिए जमींदार थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर का जिनकी अब मरम्मत की मुश्किल थी, तो उनके पूर्वजों ने यानी इनके परिवार वालों ने गांव में दो अच्छे काम बनाए थे। एक तालाब का अर्थ है गांव के बाहर खेत खलिहानों के लिए या सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए बड़ा सा तालाब बनाते हैं। तो उनके दादा परदादाओं ने बेनीपुर गांव की सिंचाई के लिए, बेनीपुर गांव के लोगों को पीने के लिए, बेनीपुर गांव के लोगों की मदद के लिए गांव के बाहर एक बड़ा सा तालाब बनाए थे। साथ ही साथ बेनीपुर गांव में पूजा पुनस्कार करने के लिए एक बड़ा सा मंदिर भी बनाए थे। वो मंदिर अब टूटने लगा है, उसकी मरम्मत करने के लिए भी बेनी माधव सिंह जी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। एक गांव के लिए तालाब, गांव में एक मंदिर, दोनों ही इनके परिवार वालों का ही देन है, यानी बेनी माधव सिंह जी के परिवार वालों का ही देन। मतलब बेनी माधव सिंह नहीं बनाए हैं, बेनी माधव सिंह के पूर्वजों, उनके दादा परदादाओं ने उस गांव के लिए सिंचाई के लिए हो या जानवरों को पीने के लिए हो या लोगों के इस्तेमाल के लिए हो, गांव के बाहर एक तालाब बनाए थे, गांव के बीच एक मंदिर बनाए थे। अब दोनों भी बहुत पुराने हो चुके हैं। तालाब में घूंघ भर जाता है, निकालने का कोशिश कोई नहीं करते, निकालने के लिए किसी के पास पैसे भी नहीं है, ऐसी स्थिति बन गया है। और गांव में मंदिर है, मंदिर शिथिल हो गई है, मंदिर जगह जगह टूटने लगी है, उसे मरम्मत करने के लिए भी मुश्किल हो गया है। ऐसे उनके दादा परदादाओं ने इस गांव में गांव के लोगों के लिए बना कर रखे थे। उन्हीं के नाम पर ये सिर्फ अधिकार करते आया है, दादा परदादाओं के नाम पर ही बेनी माधव सिंह सिर्फ अधिकार करते आए हैं। उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर अब हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। कहते थे एक जमाने में इनके घर के सामने हाथी झूमता था, यानी बेनी माधव सिंह जी के घरों में हाथी झूमता था। अर्थ है उनके घर में ढेर सारा अमीरीपन भरा हुआ था, धन धान्य भरे हुए थे, बिल्कुल अमीरी परिवार थे। तो ऐसे अमीरी परिवारों में ना जाने अनगिनत लोग काम करते थे। गांव के लोगों के अन्नदाता इनके परिवार वाले थे। अब वो सब कुछ समाप्त हो चुका है, उनके दादा परदादाओं का जमाना भी समाप्त हो चुका है, इनके पिता माताओं के भी समाज समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत बेनी माधव सिंह जी उस गांव के जमींदार हैं जहां जिस घर के सामने हाथी झूमते थे, अमीरीपन भरा हुआ था, उस घर में अब खाली एक सूखी भैंस है, एक पुरानी भैंस है, एक मरोड़ीन भैंस उनके घर के सामने खड़ा हुआ है। इसका अर्थ है बिल्कुल ये सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। कहते हैं इकट्ठा किए हुए धन कितना दिन खा सकते हैं, एक न एक दिन खाली होना ही है। तो इसी तरह हुआ है, इनके जो दादा परदादाओं ने धन कमा कर रखे थे, खा पी कर पूरा खाली हुआ था। अब उस एक हाथी के जगह पर एक भैंस खड़ा हुआ है। इसका अर्थ है इनका अमीरीपन पूरा चला गया है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। बेनी माधव सिंह जी नाम के लिए जमींदार माने जाते हैं, नाम के लिए जमींदार माने जाते हैं। जमींदारगिरी इनके पूर्वजों का था, इनके माता पिताओं का था, उनका दिन समाप्त हो गए हैं। अब बेनी माधव सिंह जी के दिन चलने लगे हैं, कुछ भी नहीं, दादा परदादाओं के नाम से ही जमींदार मानकर, अपने आप को महान मानकर उस गांव में जी
जीवन चलाने लगे हैं बेनी माधव सिंह। एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहता था, पर दूध शायद बहुत देती थी। उनके घर के सामने जो भैंस है सूखा हुआ है, उसे न चारा खिलाते, उसे न पानी पिलाते, उसका न देखभाल करते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ है, सिर्फ उसके अस्थि पंजर ही लिखते हैं, लेकिन दूध तो बहुत देती है। कोई ना कोई इसके पीछे हांडी लेकर पीछे ही पड़ते हैं, दूध निचड़ते हैं। उनका छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह तो कब घर आते भूख लगता है तैसा उस भैंस को बुलाते हैं, दूध निचड़ लेते हैं, पीते हैं और अखाड़े में कुश्ती खेलने के लिए जाते हैं। भैंस तो बूढ़ी है, लेकिन सुबह से शाम तक जितना लोग दूध निचड़ते हैं उतना दूध वो भैंस दे सकती है। उनकी कीर्तिमान 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। उनका जो भी बेनी माधव सिंह जी की खर्चा चलाने के लिए एक साल में 1000 रुपये से भी ज़्यादा उनको मिलता था नहीं, उसी पैसे पर जीवन चलाते थे। ठाकुर साहब के 2 बड़े बेटे थे, लेकिन ऐसे जो अमीरीपन बिल्कुल सर्वनाश कर सत्यानाश कर अपने आप को महान मानने वाला बेनी माधव सिंह जी को 2 नौजवान बेटे थे। बेनी माधव सिंह जी को 2 नौजवान बेटे थे। उनमें से देखिए बेनी माधव सिंह बेनी माधव सिंह जी को 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा श्रीकंठ, छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। बेनी माधव सिंह अपने आधी से आधी संपत्ति वकीलों को बेट में दे चुके थे। जिसका अर्थ है वही लफा दफे के मामले में आधा से आधा खेत भी बेच चुके थे, घर गृहस्थी भी आधा से आधा बेच चुके थे, कुछ भी नहीं, बैठ कर खा पी कर आधा से आधा संपत्ति लुटा चुके थे। आधे से आधे संपत्ति लुटाने के बाद भी इन्हीं जीवन चलाते थे बेनी माधव। उनकी वर्तमान आय सिर्फ 1000 से भी ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे बेनी माधव सिंह जी को 2 नौजवान बेटे हैं। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। ऐसे ठाकुर साहब घर को बिल्कुल बिगाड़ दिए हुए ठाकुर साहब जी के 2 बड़े बेटे थे। एक दफ्तर में नौकर था, छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ बुकड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सिर, ताजा दूध उठ उठाकर सबे से पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल परित थी। उनके नेत्र प्रिय गुणों ने उन्होंने बीए उन्हीं के 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर की दुर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यों ग्रंथों पर उनकी विशेष प्रेम था, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय फुरल की सुरीली मधुर कर्ण ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। देखिए बेनी माधव सिंह जी को 2 बेटे हैं, 2 बेटों में जमीन आसमान का फर्क है। बेनी माधव सिंह नाम के लिए जमींदार बनकर अब गौरीपुर में रहने लगे हैं। मेहनत तो कुछ भी नहीं करते थे, जितना तक खेती बाड़ी सब कुछ बेचकर खा चुके थे। सरकार के तरफ से गांव के जमींदार होने के नाते सरकार से इनको साल में 1000 रुपये पैसा मिलता था। उसी पैसे से जीवन चलाने वाले बेनी माधव सिंह जी को 2 नौजवान बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम है श्रीकंठ, बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ, छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी सिंह और बेनी माधव सिंह दोनों के बीच में लाल बिहारी सिंह और श्रीकंठ दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लाल बिहारी सिंह उम्र में छोटा है, लेकिन खा पीकर बिल्कुल तंदुरुस्त बना है। घर में एक भैंस थी, बूढ़ी भैंस जितना दूध देती उतना दूध उठाकर पीने वाला, अखाड़े में कुश्ती की कसरत करने वाला बिल्कुल तंदुरुस्त नौजवान है। चौड़ी छाती, गोरा मुकड़ा और रंगदार शरीर, देखने के लिए हट्टा कट्टा, बिल्कुल बाई से भी बड़ा वही लगता है। इस घर में बाई से भी बड़ा वही लगता है, पिता से भी हट्टा कट्टा वही लगता है। वो घर का छोटा बेटा है। लेकिन श्रीकंठ उम्र में बड़े हैं, बेनी माधव से भी श्रीकंठ उम्र में बड़े हैं, लेकिन दिखने के लिए लाल बिहारी सिंह से भी छोटे दिखते हैं, क्योंकि बिल्कुल काले थे, खाले हैं, छोटा सा चेहरा, बिल्कुल छोटा शरीर, दुबले पतले हैं और चेहरे पर हद से ज़्यादा फुंसियाँ हो चुके हैं, जो पिंपल्स हम कहते हैं। हद से ज़्यादा फुंसियाँ हो चुके हैं, उसी की चिंता में वो है।
उसी की चिंता में ये समझते हैं कि मुझे कब हैंडसम बनना है, मुझे कब अच्छा बनना है। तो स्वयं को अच्छा बनाने के लिए श्रीकंठ जी हमेशा कलकत्ता, लाहौर के बड़े बड़े वैद्यों के पास जाते हैं। वैद्यों का अर्थ है डॉक्टर, वैद्य वैद्य तत्सम तद्भवम कहते हैं। बड़े बड़े वैद्यों के पास जाते हैं। वो बड़े बड़े वैद्य लिखे हुए दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों पर सबसे ज़्यादा इनको भरोसा था। वही दवाइयों लेकर हमेशा अपने चेहरे पर लगाते रहते हैं, अपने आप को मरम्मत करने की कोशिश करते हैं और तंदुरुस्त बनने की भी कोशिश करते हैं। कब भी लाल बिहारी श्रीकंठ जी के कमरे के पास जाइए, मधुकर्ण वही आयुर्वेदिक दवाइयों का बदबू ही उनके कमरे से निकलता था। ऐसे सुबह से शाम तक अपने आप को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश बड़ा बेटा करता है। उम्र में बड़ा है, लेकिन लाल बिहारी सिंह से भी श्रीकंठ जी छोटे दिखते हैं और काले हैं। उम्र में छोटे हैं श्रीकंठ सिंह, लेकिन भाई से भी बड़े दिखते हैं और तंदुरुस्त हैं। वो सोच विचार करते हैं, इसलिए वैसे हैं। इसको ना सोच विचार कुछ भी नहीं, खाना पीना है, कुश्ती खेलना है, बिल्कुल सुबह से शाम तक कसरत करना है और नींद आते ही सो जाना है। इसलिए बिल्कुल लाल बिहारी सिंह तंदुरुस्त भी है और हट्टे कट्टे हैं। श्रीकंठ जी वैसे नहीं, सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं घर गृहस्थी के लिए क्या करना है, तो नौकरी में क्या करना है, किस तरह करना है, क्या करना है, क्या पाना है, क्या सोचना है, इसी में लगते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल दुबले पतले हैं और बाई से भी छोटे दिखते हैं। ये दो महान बेटे बेनी माधव सिंह जी के हैं। इन दोनों महान बेटों से ही इनका आगे की जीवन शुरू होता है। इन्हीं बेटों के ऊपर ही इनका घर निर्भर है। इन्हीं दो बेटों से ही इनका जीवन शुरू होता है। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी वे अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोरों से उसकी निंदा और तिरस्कार भी किया करते। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान, उनकी कीर्ति, धार्मिकता का प्रबंध था। सम्मिलित कुटुंब तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों से कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो रुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न रहती थे। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और करने की तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाया जाए। देखिए, बेनी माधव सिंह जी की बड़े बेटे जो श्रीकंठ जी पढ़े लिखे हैं। गांव की शिक्षा पूर्ण होने के बाद देहाती शिक्षा पूर्ण होने के बाद शहरों में गए हैं। अंग्रेजी डिग्री पाए हैं, अंग्रेजी में पढ़ लिखे हैं। अंग्रेजी में पढ़ लिखे हैं, लेकिन अंग्रेजी की विरोधी है। वो सिर्फ पढ़ लिख कर महान बने हैं, लेकिन वो हमारे देश की सभ्यताएं, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की खेलकूद, हमारे देश के विशेष जो भी है, उनके ऊपर हद से ज़्यादा प्रभाव उनको था। विशेषकर भारतीय संप्रदाय को अपनाने वाले थे श्रीकंठ। अंग्रेजी नौकरी करने के लिए पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी डिग्री पाए हैं, अंग्रेजी शिक्षा से नौकरी मिली, नौकरी से जीवन चलाते हैं। लेकिन जीवन चलाने के लिए जो संस्कृति सभ्यता हम कहते हैं, संस्कृति सभ्यताएं रहना जरूरी है, वो हमारे देश के संस्कृति सभ्यताओं पर हद से ज्यादा भरोसा करते थे। विशेषकर उस गौरीपुर गांव में पढ़ा लिखा इंसान यही थे। होने के नाते भी इसे थोड़ा सा न गर्व था, न घमंड था, कुछ भी नहीं था। गांव में बड़ों से किस तरह बात करना है, बड़ों को किस तरह मान मर्यादा देना है, बड़ों को किस तरह इज्जत देना है, उसी तरह देते थे। छोटों के साथ किस तरह मौज मस्ती करना है, छोटों को किस तरह समझाना है, छोटों से किस तरह बात करना है, उसी तरह बात करते थे। साथ ही साथ गाँव में स्त्रियों को भी विशेष तरह से समझाते थे श्रीकंठ। गांव में की लड़कियां, घरों की बेटियां बहू बनकर दूसरे गांव जाते हैं तो उनको समझाते थे, भाई परिवार में रहना है, सास ससुरों का सेवा करना है, गांव का नाम सम्मान बढ़ाना है, गांव का इज्जत बचाना है। उनको समझा बुझा कर ससुराल भिजवाते थे।
और दूसरे गांव से उनके गांव में जो बहू बनकर आते हैं स्त्रियां, उनको भी समझाते थे बड़ी परिवार में ऐसा रहना है, सास ससुरों का सेवा करना है, जेठ देवरों का सेवा करना है, ननदों को बहनों मानना है। बड़ी परिवार की कहानियां उनके गांव में आने वाले स्त्रियों को बड़ी परिवार की कहानियां सुनाते थे। इनके गांव से जाने वाले ललनाओं को भी बड़ी परिवार की कहानियां सुनाकर भारतीय सभ्यता संस्कृति बड़ी परिवार की महत्व क्या है, आने जाने वाली स्त्रियों को समझाने का काम भी करते थे। साथ ही साथ उस गांव की लोग तो सभी अनपढ़ थे, गांव के लोगों को रामायण महाभारत की मार्गदर्शन देने के लिए, जैसे दशहरे के दिनों में रामलीला लगती है। देखिए दशहरा त्योहार उत्तर भारत में एक तरह मनाई दी जाती है और दक्षिण भारत में एक तरह मानी दी जाती है। तो दक्षिण भारत में हम क्या करते हैं, माँ दुर्गा का मूर्ति प्रतिष्ठापना करते हैं, 9 दिनों तक उनका पूजा पुनस्कार करते हैं, नाम स्मरण करते हैं और उनका गुणगान करते हैं और दशहरा हम मनाते हैं। वहीं उत्तर भारत की ओर जाइए, वो लोग क्या करते हैं, गांव में रामलीला रचाते हैं। रामलीला का अर्थ है 9-10 दिन जो होते हैं, इस 9-10 दिनों में वो लोग क्या करते हैं, रामलीला यानी रामायण का एक छोटा सा भाग लेकर उसे नाटक के रूप में गांव में दर्शाते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों को समझ में आने के लिए रामायण महाभारत का नाटक करते हैं। उस नाटक से राम जी का महत्व क्या था, लक्ष्मण जी के महत्व क्या था और उस परिवार का महत्व क्या था, सीता जी के महत्व क्या थे, दशरथ महाराज के महत्व क्या था। कुल रामायण में आने वाले सभी पात्र, गांव में रहने वाले लोग एक पात्रों को लेकर नाटकीय रूप में नाचते थे और नाटकीय रूप में गांव के लोगों के सामने प्रदर्शन करते थे और रामायण महाभारत को समझाने की कोशिश करते थे दशहराओं के दिनों में, उस दिनों में। तो तब श्रीकंठ जी भी रामलीला का रचना करते थे गांव में। वो स्वयं भी एक छोटे मोटे पात्र लेकर गांव के लोगों को रामायण महाभारत के बारे में समझाने की कोशिश करते। देखिए हम पढ़े लिखे हैं तो रामायण ग्रंथ में क्या है समझ सकते हैं, महाभारत ग्रंथ में क्या है समझ सकते हैं, वेद भगवद गीता उपनिषद जो भी क्या है हम समझ सकते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं अनपढ़ हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, नाटकीय रूप में करना पड़ता है। ऑडियो वीडियो कहते हैं, ऑडियो से हम सुन सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं सुनकर महसूस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा था। जो अनपढ़ क्या है, अनपढ़ जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, क्या करते हैं, ऐसे लोगों को वीडियो करना पड़ता है, मतलब उनको दिखाना पड़ता है क्या है, इससे क्या होता है। तो तब इसी सोच विचारों को ही लेकर श्रीकंठ जी दशहराओं के दिनों में गांव में रामलीला रचाते थे। उस रामलीला के नाटक में स्वयं वो भी एक पात्र लेकर गांव के लोगों को रामायण महाभारत क्या है समझाने की कोशिश करते थे। ये थे श्रीकंठ के जो गौरीपुर गांव था, गांव के लोगों को हद से ज्यादा वो चाहते थे, या चाहते थे गांव के लोगों को भी कुछ समझ में आए, गांव के लोग भी कुछ करें। तो इसलिए कुछ ऐसा शुभ अवसर मिलते ही रामायण महाभारत के एक नाटक कर गांव वालों को समझाने का कोशिश करते थे। गांव में बुजुर्गों को भी ख्याल करते थे, बुजुर्गों को भी गौरव ज्ञान मर्यादा देते थे, स्त्रियों को भी समझाते थे, बड़ी परिवारों की कहानियां गांव में समझाते थे। इनके पिताजी अब जो श्रीकंठ जी जब बड़े हो गए हैं, जब शहर में नौकरी करने लगे हैं, तब से हर काम के लिए गांव में बेनी माधव सिंह जी को छोड़ दिए थे। गांव के लोग बेनी माधव सिंह जी को छोड़ दिए थे, हर काम के लिए सलाह श्रीकंठ से जी लिए जाता था, चाहे वो अच्छा हो चाहे या बुरा हो, गांव में कुछ करना हो या मेला करना हो, जो भी करना हो, गांव की जो भी बुराई भलाई के लिए मदद श्रीकंठ से ही ली जाती थी। श्रीकंठ जी उस गांव में एक महत्वपूर्ण पढ़ा लिखा आदर्श इंसान था, आदर्श व्यक्ति था। जहाँ कहीं बिगड़ता हुआ काम को बचाने का कोशिश वही करता था, जहाँ कोई बिगड़ते थे उनको समझाने का काम भी वही करता था। उस गांव में कभी परिवार में अक्सर झगड़ा होते थे, उनको भी समझाने का काम वही करता था। कुल गांव को ही बचा कर रखने का काम श्रीकंठ जी करते थे। इसलिए बेनी माधव सिंह जी की जगह पर आप गौरीपुर में श्रीकंठ जी के गुणगान हो रहे थे। हर काम के लिए श्रीकंठ जी की सलाह ली जाती थी, हर विषय के लिए श्रीकंठ जी की सलाह ली जाती थी। श्रीकंठ जी ने उस गांव में एक महान व्यक्ति बन गया था। श्रीकंठ ही उस गांव के लिए सब कुछ बन गया था। दो
प्यारे छात्रों, इस गद्य भाग की शीर्षक जो भाग है, यानी इस कहानी का शीर्षक भाग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।